नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज हम बात करने जा रहे हैं देश में आरक्षण नीति की। आज़ादी के 6 दशक बाद देश में एक बार फिर से ये बहस चल पड़ी है कि क्या आरक्षण नीति में आमूल बदलाव की जरूरत है। क्या गरीबी की कोई जाति नहीं होती है? क्या आरक्षण पाने वाली जातियां अब शासक वर्ग का हिस्सा बन गई हैं? और क्या आरक्षण गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है? ये सवाल फिर से तब खड़े हुए हैं जब कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने यह बयान दिया कि देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों नहीं लागू होना चाहिए। इसके बाद बीजेपी के संजय पासवान की तरफ से भी ये बयान आया कि जातीय आरक्षण को 3 पीढ़ियों के बाद बंद कर देना चाहिए। तो क्या वाकई अब देश में वो वक्त आ गया है कि आरक्षण नीति की पुनर्समीक्षा की जाए? हालांकि आरक्षण समर्थक इस तरह के तर्कों को अक्सर ये कहकर खारिज कर देते हैं कि दरअसल ये आरक्षण नीति को नाकाम करने का एक नजरिया है। आज बहस इसी मुद्दे पर। आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात सिद्धांत कही जाए। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि इस देश में SC ST के साथ साथ जो OBC के लोग हैं तो इन लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिले। तमाम सामाजिक समस्याओं का कारण और निदान आरक्षण में तलाश किया जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। इससे हम बिल्कुल सहमत नहीं, ना हमारी पार्टी इससे सहमत है। और आज इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति मोर्चा बीजेपी के। बहुत स्वागत है संजय जी। इसके अलावा इनकी एक और पहचान है, एनडीए के शासनकाल के दौरान ये MOS HRD थे, यानी HRD मिनिस्ट्री में MOS थे। बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी जी हैं। सत्यव्रत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ दलित चिंतक और डिक्की के संस्थापक संरक्षक चंद्रभान प्रसाद जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सुभाष गाताड़े हैं जो कि लेखक हैं, एक्टिविस्ट हैं, बहुत खुलकर इन मुद्दों पर बोलते और लिखते रहे हैं, आपका भी स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ एक और खास मेहमान होंगे, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो राजीव कुमार जी। राजीव जी से हम कॉर्पोरेट जगत में आरक्षण के बारे में बातचीत करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। तो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सत्यव्रत जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगी, क्या वाकई अब 6 दशक के बाद आज़ादी के ये मौका आ गया है कि आरक्षण नीति को रिविजिट किया जाए? देखिए, थोड़ा सा संदर्भ को समझ लें हम। आरक्षण की जो व्यवस्था हमारे संविधान में की गई थी, संविधान निर्माताओं ने, विशेषतः बाबा साहब अम्बेडकर ने ये विचार करके किया था और उसका लक्ष्य ये था कि कुछ समुदायों में, भारतीय समाज के जो ऐतिहासिक कारणों से वंचित समुदाय कहलाते हैं, उन समुदायों को अन्य समुदायों के समकक्ष, सामाजिक रूप से समकक्ष उनको लाया जाए, यानी सामाजिक विसंगतियों को और विषमताओं को दूर किया जाए, गैर बराबरी को दूर किया जाए। तो मूलतः आरक्षण की व्यवस्था एक आर्थिक सामाजिक विषय था, एक औजार था जिससे ये दूर किया जा सके। कालांतर में कुछ वर्षों बाद, और मूलतः दरअसल ये 10 वर्ष के लिए थी व्यवस्था, हालांकि ये प्रावधान था कि अगर संसद चाहे तो इसे एक्सटेंड कर सकती है आगे के लिए, लेकिन ये देखा गया कालांतर में कि ये सामाजिक आर्थिक अपने लक्ष्य तो पूरे कर नहीं पाई। आज भी 60-70 साल बाद उन समुदायों के क्या सारे लोगों का जीवन स्तर या उनकी सामाजिक विषमताएं या विसंगतियां दूर हो गई? क्या नहीं हुई। सच्चाई यही है। लगातार इसी कारण से हम इसे हम लगातार एक्सटेंड करते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ देखने में ये आ रहा है कि जिन समुदायों के लिए ये लक्ष्य किया गया, उन समुदायों में एक विशेष वर्ग बन गया और इन आरक्षण की व्यवस्थाओं का लाभ एक सीमित वर्ग उन समुदायों में वो ले रहा है। उसी समुदायों में जो नीचे अन्य लोग हैं वो आज भी उनसे वंचित हैं, उनके लाभ से वंचित हैं। जहां दूसरी तरफ देखने में ये आ रहा है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी कानून या कोई भी व्यवस्था, योजना ऐसी होनी चाहिए जो
समतापूर्ण हो, जिससे लेकिन सभी सत्यव्रत समाज जी, के आप वर्गों जो को। बात कह रहे हैं ये सवाल भी उसमें अंतर्निहित है और सवाल भी आप ही लोगों से किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दिनों तक सत्ता आप लोगों ने चलाई है और आप जो है बार बार उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं आरक्षण की नीति को, लेकिन आप ये नहीं सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि दरअसल ज्यादा से ज्यादा तबकों को उसका फायदा मिले। अगर थोड़ा धैर्य रखा होता आपने तो मैं उन्हीं विषयों पर बात करने जा रहा था जो आपने प्रश्न पूछे हैं अभी। मूलतः जो लक्ष्य था वो था उन वर्गों को समानता के ऊपर अन्य वर्गों के समान समकक्ष लाने का। ये क्यों नहीं हो पाया? निश्चित रूप से इसके लिए सरकारें जो मौजूदा या पिछली सरकारें थी, वो किसी भी पार्टी की रही हों, वो सब मिलकर के उसके लिए उत्तरदायी हैं, इससे इनकार तो किया ही नहीं जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि क्या वास्तव में इस व्यवस्था के अंदर अंतर्निहित कुछ अपनी कमजोरियां हैं जिनकी वजह से वो लोग आज भी वंचित रह गए जिन तक ये लाभ पहुंचना चाहिए था। और अगर ऐसा है तो इस बात में कोई बुराई नहीं है जी। मैं उन कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं, इसके पक्षधर हूं। आपने एक इंपॉर्टेंट लेकिन बात कही है कि इस व्यवस्था इसके साथ साथ मैं इस बात का भी पक्षधर हूं कि ये और भी बड़ा कारण है कि क्यों इतने वर्षों के बाद आज भी उन समुदायों को हम बराबर के दर्जे पर नहीं ला सके। जी। इसके मूलभूत कारणों में एक गहन परीक्षण हो और अगर आवश्यक हो तो इस पूरी व्यवस्था को एक बार नए सिरे से पुनर्विचार करके इसे फिर से संशोधित किया जाए। मैं चाहती हूं कि पहले एक क्लैरिफिकेशन में कर दूं मैडम जी। नौकरियों में और एजुकेशन में आरक्षण की कोई समय सीमा नहीं है। 10 साल का आरक्षण केवल राजनीतिक आरक्षण के बारे में है। एक क्लैरिफिकेशन मैं ठीक करना है। चाहता हूं। संजय पासवान जी, कांग्रेस के प्रतिनिधि का ये मानना है कि जो व्यवस्था की गई थी उसमें अंतर्निहित कोई ऐसी समस्या है जिसकी वजह से सब लोगों को इसका फायदा नहीं मिल सका जिनको मिलना चाहिए था। मैं स्पष्ट कर दूं कि भाजपा इस सोच की है कि जब तक ये समाज आरक्षण चाहेगा तब तक उसको मिलेगा, लेकिन उसमें हमारा जो सोच अपनी है। मैंने केवल ये कहा है कि जिन परिवार में 3 पीढ़ी तक लाभ लिया आरक्षण का, उसका चौथा पीढ़ी पे विचारना चाहिए हम लोगों को। और जो छूटा हुआ परिवार है, आज भी आप मानते हैं कि आज जो 90% परिवार है दलित समाज का, वो छूटा हुआ है। हमें लगता है कहीं ना आप कहीं जो बात कर रहे हैं को उससे कांग्रेस के नेता समर्थन कर रहे हैं उसका। हम ऐसी बात ही कर रहे हैं, हम ऐसी बात ही कर रहे हैं जो उन्होंने कहा। मैं उसको थोड़ा ये कर रहा हूँ, कंक्रीटाइज कर रहा हूँ। मैंने कहा कि आज भी 90% शेड्यूल कास्ट परिवार है जो छूटा हुआ है सुविधाओं से। हम चाहते हैं कि इस आरक्षण व्यवस्था को थोड़ा और समावेशी बनाया जाए। मैं जब कहता हूं कि साहब ये 3 पीढ़ी की बात हो, 1 लाख जिसकी आमदनी है मंथली, फिर जो जिस घर में क्लास 1 पोस्ट पे जिसका पेरेंट्स है, तो हमारा मतलब ये कि कैसे आरक्षण को और समावेशी बनाया जाए, एक बड़ा सवाल है, ताकि और उसके गैम्बिट में अधिकाधिक लोग आ सके इसमें, ताकि उसका जो बिल्कुल ये कुछ खास परिवारों में कुछ खास अनुपात में सिमट जा रहा है। हमारा केवल ये आग्रह है कि कैसे इस आरक्षण व्यवस्था को और समावेशी बनाया जाए। देखिए ये तो सामाजिक टूल था ये, लेकिन बाद के दिनों में इसको लोगों ने पॉलिटिकल टूल बना लिया है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सामाजिक टूल ही बना रहे तो ज्यादा अच्छा रहा। पॉलिटिकल टूल बन जाने से क्या होता है कि आरक्षण बजाय नीचे आने के ऊपर जा रहा है। आज जाटों को आरक्षण, गुर्जर को आरक्षण, बाकी आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, मुसलमान को आरक्षण। ये आरक्षण था सामाजिक विषयों पे SC ST के लिए था, लेकिन प्योर पॉलिटिकल कारण से ये जा रहा है ऊपर की ओर। ओबीसी, लेकिन वो जाट, दल है गुर्जर, मुसलमान, जो दल इसे देते जा रहे हैं उनका भी ये कहना है कि दरअसल जो समुदाय सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े रह गए उन्हीं को तो आरक्षण सामाजिक दिया जा टूल रहा है। था, सामाजिक तरीका था निपटने का इन विषमताओं से। बिल्कुल ये पॉलिटिकल हाथ में चला गया, ये घोर आपत्तिजनक बातें हैं। इसलिए हम लोग का ये कि कैसे इस आरक्षण को समावेशी बनाया जाए, इंक्लूसिव आरक्षण हो, इसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। मैं समाज से भी लड़ रहा हूं, दल के अंदर भी लड़ूंगा, और बाकी बात भी मैं करूंगा लोगों से कि कैसे इसको और इंक्लूसिव बनाया जाए। इंक्लूसिव बनाने के लिए चंद्रभान प्रसाद जी क्या करना चाहिए? जो सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, वो अब धीरे धीरे एक समाज के अंदर इस तरह का परसेप्शन बन रहा है कि दरअसल सामाजिक विषमताओं की बात अब नहीं रह गई है, अब आर्थिक विषमताएं ज्यादा हावी हो गई हैं सामाजिक विषमताओं पे। थोड़ा आरक्षण के बारे में थोड़ा सा और भी समझ लेते हैं। आज देश में दलित और आदिवासी की पॉपुलेशन 26 करोड़ है। भारत में कुल नौकरियों की संख्या 2 करोड़ है।
दलित का आरक्षण आदिवासी का मिलाकर के 22.5% है। तो 22.5% आरक्षण को अगर 100% लागू कर दिया जाए तो 45 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, दलित और आदिवासियों को। या 26 करोड़ की पॉपुलेशन का कितना परसेंट हुआ? लेस देन 2%। लेस देन 2% ना। तो जब आरक्षण बना उस समय भी यही स्थिति थी, 50 लाख से भी कम नौकरियां थी। तो आरक्षण का उद्देश्य था दलित और आदिवासियों के बीच से एक मिडिल क्लास पैदा करना, जो रोल मॉडल बनेगा, बाकी लोग उनको फॉलो करेंगे। पूरी दुनिया में मिडिल क्लास को लोग फॉलो करते हैं। तो आरक्षण अपने उस लक्ष्य में सफल हुआ है। आज दलितों में एक मिडिल क्लास बना है। और हमारे बहुत सारे अपर कास्ट के मित्र बोलते हैं कि हम तो दलितों के साथ घर जाते हैं, खाते पीते हैं, हमारे तो अच्छे उनसे दोस्ती है। तो मैं कहता हूं कि ये वही दलित हैं जिनके घर आप जाते हैं जो आरक्षण के प्रोडक्ट हैं। आजाद भारत में यदि सबसे अधिक तरक्की किसी ने किया है तो दलित और आदिवासियों ने किया है, सबसे अधिक जो तरक्की किया है। और इसके पीछे आरक्षण रहा है। और कांग्रेस की पार्टी की सरकार, बीजेपी पार्टी, जो जितने भी सरकारें हैं, सभी ने दलितों के उत्थान में अपना योगदान दिया है। और इसीलिए आज एक दलित मिडिल क्लास खड़ा है आपके सामने देश। दलित मिडिल क्लास की आप बात कर रहे हैं। दलित मिडिल क्लास का कुछ हिस्सा जो है वो अब कॉर्पोरेट सेक्टर में, इंडस्ट्री में भी हिस्सा बटाने की कोशिश कर रहा है। मैं राजीव कुमार जी के पास आना चाहूंगी। राजीव कुमार जी, अभी चंद्रभान प्रसाद जी ने एक इंपॉर्टेंट बात कही। देश में 26 करोड़ SC/ST हैं और सरकारी नौकरियों में अगर उनको बहुत ज़्यादा जगह मिलेगी तो 45 लाख लोगों को जगह मिल पाएगी। लेकिन बाकी जो रह जाएंगे उनको आप जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट ही जगह दे सकते हैं। बार बार UPA सरकार समावेशी विकास की बात करती रही, एफर्मेटिव एक्शंस की बात करती रही कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, लेकिन आमतौर पर देखने को ये आता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर थोड़ा दूर ही खड़ा रहना चाहता है इन सब चीज़ों से। आरक्षण को हमें बिल्कुल मूलतः सोचना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक शिक्षा के संदर्भ में आरक्षण है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, उसको होना चाहिए और उसको और बढ़ाना चाहिए। और जो नौकरियों की जो बात है, जहाँ पे उसके आरक्षण की बात है, वो मुझे लगता है उसको एक बार फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह ऐसा हुआ है कि नौकरियों की आरक्षण की वजह से या तो जगह खाली रही हैं या फिर उनका जो स्तर है वो कई बार कम हो जाता है। वो चीज़ ठीक नहीं है। मैं इस बात को ज़रा सा आपको कहना ये चाहता हूँ कि हमारी जो लक्ष्य है वो होना चाहिए कि जो लोग अबल हैं, जो लोग निर्बल हैं, जो लोग वंचित हैं, उनको काबिल बनाना। और वो काबिल बनेंगे शिक्षा से, प्रशिक्षण से, और उनको जो है कॉलेज में, स्कूलों में भेजने की बात है। तो मेरे जो अपनी समझ है वो ये है कि आरक्षण की जगह अगर हम ये कहें कि जितना वंचित वर्ग है उसको हम बेतहाशा तादाद में स्कॉलरशिप्स देंगे, जैसा कि अमेरिका में ब्लैक अफ्रीकन, लेकिन अमेरिका के उदाहरण में और भी बहुत कुछ है। राजीव कुमार जी, हम बात करेंगे। अमेरिका ने एक OFCCP भी बना रखा है जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर खुलकर उसमें मदद करता है पिछड़े और दलित लोगों का। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी वो कितना निभाता है, पढ़ाई में करता है। मैं आपके पास लौटूं उससे पहले सुभाष जी, मैं एक रिएक्शन ब्रेक पर जाने से पहले आपसे जरूर लेना चाहूंगी। एक अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट लिंडन B. जॉनसन का मैं स्टेटमेंट पढ़ रही थी। जब आप दूसरे जिसको चेन में बांधकर सदियों तक रखे हुए हैं उसको आप अगर ले आकर कहेंगे तमाम रेस करने वालों से कि अब आप आजाद हैं इनसे कम्पीट करने के लिए, इनसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए, तो क्या ये 3 पीढ़ी के बाद भी अगर उनको इस तरह से छोड़ दिया जाए, क्या वो कम्पीट कर पाएंगे? मुझे एक तो लगता है कि जो भाई साहब जो कह रहे थे कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में, अमेरिका के बारे में बात जो कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका में इस मामले में अगर अमेरिकी पूंजीपति के साथ भारत की पूंजीपति तुलना की जाए तो एफर्मेटिव एक्शन के पक्षधर अमेरिकी पूंजीपति है। मेरे ख्याल से बहुत विरोधाभास दिखता है भारत के यहाँ पर लोग पर। 2002 का जो मिशिगन यूनिवर्सिटी का केस है कि 2 वाइट अदालत में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए और वो एक क्लास एक्शन सूट बना जिसमें अमेरिकी कॉर्पोरेट सेक्टर ने कहा कि नहीं, एफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए जी। और जनाब का जो विचार है कि वो उसके खिलाफ दिखते हैं। तो ये मुझे एक तो भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर का जो इसेंशियली एंटी रिजर्वेशन एजेंडा है, किसी न किसी रूप में देना नहीं चाहते हैं, सिर्फ ऊपरी तौर पर करना चाहते हैं, ये मुझे उचित नहीं लगता है। दूसरा मुझे लगता है कि रिजर्वेशन के बारे में रिजर्वेशन का विस्तार तो निश्चित तौर पर होना चाहिए, क्योंकि डे 1 से जब से आरक्षण हमारे यहाँ लागू हुआ है कई सारे तबके उसमें पहले से छोड़ दिए गए हैं। अगर मान लिया जाए कि दलितों में से भी अगर आप मुस्लिम्स को और क्रिश्चियंस को ले, आज भी ऐसे तबके आपको मिलेंगे उनके साथ उसी तरह का भेदभाव चलता है। जो भी संविधान निर्माताओं की मजबूरियां रही होंगी कि दलितों, मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को अलग रखा गया, एक तो उसके दायरे को व्यापक करने की जरूरत है, एक तो मुझे ये लगता है। दूसरा,
मैं नहीं समझता हूं कि मिडिल क्लास, जैसे चंद्रभान जी कह रहे थे, मिडिल क्लास निर्माण करने के लिए हम लोगों ने कुछ किया है। वो मुख्य मकसद था कि एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का वाला एजेंडा था कि भाई उनको करना है। इस हिसाब से देखा जाए तो अब आज की तारीख में सर के बल पर खड़ा किया जा रहा है। जो ऐसे तबकों को आरक्षण मिल रहा है जो पहले से संपन्न है पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, तो ये मुझे लगता है। तो जी, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पर चर्चा जारी रखेंगे कि आखिर आरक्षण किसको मिलना चाहिए और क्या आरक्षण को नए सिरे से देखने की जरूरत है। यहाँ पर आरक्षण के 3 पहलुओं पर हम बात कर रहे हैं। एक वो जो सामाजिक पहलू है, एक वो जो राजनीतिक पहलू है और एक वो जो आर्थिक पहलू है। सामाजिक पहलुओं पे आपने 2 राजनीतिज्ञों को सुना, कुछ राजनीति की भी बात हुई, लेकिन सुभाष गाताड़े जी, जो आपने कहा कि आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहिए, यही बात पासवान जी भी कह रहे हैं कि आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो छूट गए हैं आरक्षण के दायरे से, जो SC ST और OBCs हैं, उनको उस दायरे में लाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि नहीं, मुसलमानों को भी आरक्षण के दायरे में ले आना चाहिए, क्रिश्चियंस को भी आरक्षण के दायरे में ले आना चाहिए। अब अगर इस तरह से होगा तो फिर तो आरोप लगने लगेगा कि जो भी इसको ले आएगा वो वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। नहीं, देखिए, राजनीतिक इस्तेमाल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सामाजिक आधार पर, अगर मुस्लिम्स में हलाल खोर या मेहतर ऐसी जातियां हैं जो उसी तरह का है, क्रिश्चियंस में अगर दलितों जैसा भेदभाव क्रिश्चियंस के साथ होता है, आज भी आप साउथ में जाइए, उनको मंदिर में, चर्च में प्रवेश नहीं दिया जाता, तो उसी तरह का सामाजिक उत्पीड़न मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस में भी है। तो अगर हमने जो बुनियादी बात बनाई संविधान जब बनाते वक्त कि भाई जो सामाजिक तौर पर उत्पीड़ित हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा, तो जिस आधार पर मुस्लिम्स को और क्रिश्चियंस को वंचित रखा गया, मैं उसके राजनीतिक फायदे की बात नहीं कर रहा हूं। भाई हकीकत क्या थी, दलितों और आदिवासियों को क्यों आरक्षण दिया गया? क्योंकि वो जैसे सत्य चतुर्वेदी जी कह रहे थे, भाई सामाजिक तौर पर सदियों से पिछड़े थे, इसलिए उनको रेस मिलाने के लिए, आप जो लिंडन जॉनसन का जो स्टेटमेंट कोट कर रही थी, तो पिछड़े सदियों से है तो उनको लाना है, साथ में लाना है। वही स्थिति अगर मुस्लिम्स के साथ हमें दिखती है, वही स्थिति क्रिश्चियंस के साथ दिखती है, तो मैं सामाजिक तौर पर उनको साथ लाने की बात कर रहा हूं। जो राजनीतिक उसका इस्तेमाल है, मैं जो प्रभुत्वशाली जातियां हैं उनको देने के बारे में उसको मैं मानता हूं कि वो एक तरह का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। मान लीजिए वो सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर बलशाली है और उनको आप देते हैं, तो ये निश्चित तौर पर उसका राजनीतिक इस्तेमाल है। लेकिन सामाजिक तौर पर जो उत्पीड़ित तबके हैं अन्य समुदायों में, अन्य धर्मों में, उनको देना ही चाहिए। मेरा देखिए, कुल मिलाकर के जो उन्होंने बात कही है, ऐसा है कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन का तो कार्यक्रम है नहीं है। ऑलरेडी BPL का कॉन्सेप्ट आप देख रही हैं। इस देश में लगभग 9 कैटेगरी है, फ्रॉम द सुपर रिच टू अल्ट्रा पुअर। अल्ट्रा पुअर भी है, पुअर भी है, वेरी पुअर भी है और फिर सुपर रिच भी है। ये 9 कैटेगरी है लोगों का, इसलिए उस आधार पे तो कई सुविधाएं मिल रही है उन लोगों को। इसलिए ऐसा नहीं, गरीबों की चिंता नहीं देश कर रहा है, केवल आरक्षण में ही सब उपाय है, ऐसा भी नहीं है मैडम। मेरा मतलब कहने का यह है कि आरक्षण था प्राइमरली SC ST के लिए, बाद में जो भी जुड़ा है उसमें वर्ग और प्योर राजनीतिक कारणों से जुड़ा है, ये बंद होना चाहिए और अब भी जारी है। और अभी लगता है कि साहब तमाम समस्याओं का निदान कहीं निकल सकता है तो आरक्षण में है। तो सत्यव्रत जी, वो जो सामाजिक तौर पर पिछड़े तबके हैं उनको छोड़ के आपने प्रभुत्व वाले तबकों को आरक्षण की नीति में लाने की बात करके कुछ लगता तो नहीं है कि गलती कर दी? मूलतः जो वर्तमान व्यवस्था है हमारी आरक्षण की, उसमें 2 बड़ी कमजोरियां, इससे अलावा भी कुछ कमजोरियां हो सकती हैं जिस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन मूलतः 2 बड़ी कमजोरियां मुझे दिखाई देती हैं। एक, आरक्षण जिन समुदायों को दिया गया, उन समुदायों में एक विशिष्ट वर्ग, जैसा आपने कहा, एक मिडिल क्लास पैदा हो गया। वो मिडिल क्लास जो उन आरक्षण प्राप्त समुदायों में पैदा हुआ, वो सारा लाभ ले रहा है। अब पासवान जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे, अब किसी IAS का, ये IFS का, ये IPS के लड़के को, जो 2 साल 3 पीढ़ियों से जो IAS IPS होते चले आ रहे हैं, या जो कोई मिनिस्टर है, MP है, सांसद है, विधायक हैं, राज्यों में मंत्री हैं, संपन्न वर्ग में हैं, ऐसे लोगों को, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अब लालू प्रसाद जी या मुलायम सिंह जी के बच्चों को आरक्षण की क्या आवश्यकता है भाई OBC में? समझाइए जरा मुझे। तो क्रीमी लेयर इसीलिए तो बनाया गया था, उनको एलिमिनेट करें
और जो शेष बाकी बचे हुए हैं जो अभी तक वंचित हैं उन्हीं के समुदाय में, वो वंचित लोगों को अब आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो, तो धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि नीचे तक जो अंतिम व्यक्ति है उस तक आरक्षण का लाभ पहुंच सकेगा और वो लोग भी शामिल हो सकेंगे। एक बड़ी कमजोरी है। दूसरी बड़ी कमजोरी, मैं इस व्यवस्था को अलोकतांत्रिक मानता हूं। अलोकतांत्रिक इस मायने में मानता हूं, किसी भी लोकतांत्रिक समाज में आप कानून में भेदभाव भी नहीं रखना चाहिए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बनिया हो या ब्राह्मण हो और आर्थिक सामाजिक रूप से वो आज दलितों से भी बुरी स्थिति में, मैंने कई गांवों में उन समुदाय के लोगों को भी देखा है जो दलितों से भी बुरी स्थिति में, वो बेचारा आज उसने कोई दरख्वास्त तो दी नहीं कि भगवान को कि मुझे ब्राह्मण परिवार में पैदा कर दो। लेकिन सत्यव्रत जी, दो बातें मैं कहना चाहूंगी। आप ही की सरकार ने क्रीमी लेयर की भी बात की और आप ही की सरकार ने राइट बेस्ड पॉलिटिक्स की भी शुरुआत की। जब ये दोनों चीजें हैं तो फिर उनके उत्थान की जिम्मेदारी भी आपने निभाई। अब जरूरत इस बात की है उसको ठीक तरीके से लागू करें। उसे ठीक तरीके से लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। मुश्किल यहाँ है 98 संशोधन अभी तक संविधान में हो चुके हैं, एक और हो जाए। इस मुद्दे पर आप संविधान में संशोधन करने जिस दिन आएंगे, जिस दिन संसद में लेके आएंगे, सरकार चाहे हमारी हो, चाहे एनडीए की हो और चाहे किसी और की हो, जिस दिन इस पर संशोधन करने आप लाएंगे उस दिन आप तमाशा देख लीजिएगा कि क्या होता है। जी देखिए, अमेरिकी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ब्लैक कैपिटलिज्म का नारा दिया था कि ब्लैक के बीच से भी कैपिटलिस्ट तबका हो। जो पूरा अफर्मेटिव एक्शन की नीति है अमेरिका में, उसका मेन लक्ष्य है ब्लैक के बीच से एक क्रीमी लेयर पैदा किया जाए। अब ओबीसी में क्रीमी लेयर है कि नहीं, हम 4 लोग यहाँ पैनल में हैं। राजीव कुमार जी स्टूडियो में और बैठे हैं, वो आरक्षण के समर्थक हैं। हम पिछले 20 साल को अगर याद रखें, कितने सेमिनार में, कितनी सभाओं में भाग लिया, इंटेलेक्चुअल गोष्ठी में गए, कभी वहाँ पर जाट, गुज्जर, भाट एक जाति होती है उत्तर प्रदेश बिहार में, कभी इनके न कोई इंटेलेक्चुअल मिलते हैं, कहीं भी यूनिवर्सिटी में जाए न कोई फैकल्टी में है, न कोई प्रोफेसर है, बहुत ही कम। तो यह जरूरी है अच्छे भारत के लिए कि हर क्षेत्रों में, चाहे आईटी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे मीडिया हो, उसमें मुस्लिम के चेहरे भी दिखें, उसमें क्रिश्चियन के चेहरे भी दिखे, उसमें जाट भी दिखे, उसमें गुज्जर भी दिखे, उसमें आदिवासी भी दिखे। हमारे मीडिया में तो है, बाकी जगह का मुझे नहीं मालूम। नहीं, मीडिया में तो सबसे कम दलित हैं, नाम मात्र के। तो इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो लोग इन जगहों पर नहीं है उनको जोड़ा जाए और ताकि एक अच्छा भारत बने। अमेरिका में प्राइवेट सेक्टर में अगर एक कोई इंप्लॉय अच्छा ब्लैक ढूंढ के लाता है तो उसको रिवार्ड मिलता है, उसको पैसे मिलते हैं एक अच्छा ब्लैक ढूंढ के लाने के लिए। तो भारत में भी वो शुरुआत होनी चाहिए। नहीं, लेकिन हमने जो सवाल पूछा था कि जो लोग आरक्षण का लाभ पाके आगे बढ़ चुके हैं, शासक वर्ग का हिस्सा बन चुके हैं, वो तो वैसे ही क्रीमी लेयर के थ्रू अलग हो चुके हैं। चंद्रभान प्रसाद आरक्षण का लाभ लेकर के दिल्ली पढ़ने आए, ओबीसी के थ्रू है ना मैडम। ओबीसी अकेले की बात क्यों कर रही हैं आप? एससीज में, एसटीज में, ओबीसीज में, सभी वर्गों में ऐसी क्रीमी लेयर है। हाँ। वो क्रीमी लेयर, उसको एलिमिनेट करने के लिए एक पॉलिटिकल आमराय होनी चाहिए। जब तक आप संविधान में वो संशोधन नहीं करेंगे तब तक जो मौजूदा व्यवस्था है यही लागू रहेगी और तब तक उन्हीं वर्गों में जो दलित और वंचित आज भी बैठे हैं, जिनको बेचारों को इस व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पा रहा इसलिए कि ऊपर छतरी लगी हुई है इन क्रीमी लेयर के लोगों की, सारा लाभ वो ले लेते हैं। मैंने आरक्षण का लाभ उठाया है और अगर मेरे बच्चों को आरक्षण की जरूरत पड़ गई तो इसका मतलब आरक्षण फेल हो गया। पासवान जी, आपके यहाँ नीतीश कुमार जी ने महादलित और एक और कोई कास्ट महादलित दलित वहाँ पे पासवान को दलित मानता है लोग। और तो बिहार वो में बाकी जो पहल महादलित की गई है, क्या वो उससे जो है और जो पीछे छूट गए तबके हैं उसको कुछ उसमें मैडम ऐसा ये हुआ, वही मैं कह रहा हूँ ना, जिस जाति में कोई अगर एक जाति में कोई अगर संपन्नता, अगर एलिट क्लास निकल गया है तो उसको बाहर करो, संपूर्ण जात को तुम बाहर कर दोगे, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। उन्होंने नीतीश जी ने ही किया है कि उन्होंने एक जाति पासवान को बाहर कर दिया, बाकी जो 22 जातियां हैं उनको सब कुछ कर दिया, डिक्लेयर कर दिया है। मतलब ये है कि उस जाति में जो गरीब है तुम उसको छांट दो, ये कबूल है। लेकिन तुम तमाम एक जाति विशेष को कि भाई पॉलिटिकली बड़ा मिलिटेंट कास्ट है, उससे लड़ना मुश्किल है, उसको कमजोर करो, उसको बिल्कुल निहत्था कर दो, ये ठीक नहीं है। इसलिए ये पॉलिटिकल रीजन से, इससे मेरा विरोध है। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि उस जाति में जो अगर कोई एलिट क्लास है, क्रिमिनल तो है ही नहीं शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में कोई एलिट उसमें बन गया अगर है, तो संपन्न हो गया है, तो उस संपन्न को बाकी चीज दो,
लेकिन उससे पहले जो विपन्न वर्ग है उसको मिलना चाहिए। वही मैं कह रहा हूं ना कि पहले उसको मिले जो जिसको जरूरतमंद है, जो 3 पीढ़ी से आरक्षण से नौकरी पा रहा है, जिस घर में एमएलए एमपी और एलपीजी का एजेंसी और सब कुछ उसी घर में है, तो उसको थोड़ा बाहर कीजिए आप, और उसको तरीका क्या हो इस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपसे जरूर बात करेंगे कि आखिर बाहर करने का तरीका आप क्या मानते हैं, कौन सा ऐसा तरीका होगा जिसके थ्रू उसको बाहर किया जाएगा। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे। हालांकि आरक्षण को सामाजिक आधार पर सामाजिक विसंगतियों को दूर करने के लिए लागू किया गया था, लेकिन इसका एक आर्थिक पक्ष है जो बार बार अलग अलग तबकों से उठाया जाता रहा है। मैं संजय पासवान जी किसी और के पास जाऊं उससे पहले आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, आप ये कह रहे हैं कि जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, 3 पीढ़ियों से उसका लाभ उठा रहे हैं, उसको बाहर करना चाहिए, लेकिन बाहर करने का तरीका क्या हो? जो नीतीश कुमार ने अपनाया उसे आप सही नहीं मानते, तो तरीका आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? क्रीमी लेयर के थ्रू होना चाहिए या कोई और तरीका? एक तो देखिए, जो आरक्षण के आरक्षित वर्ग हैं उनको इस टाइप के विमर्श के लिए, बहस के लिए पहले सहिष्णु होना चाहिए। लोग तैयार ही नहीं हो रहा है इन बहसों को करने के लिए। एक तो टॉलरेंट हो इन बहस को करने के लिए, और ये बात भी सही है कि आजादी के बाद से लगभग 4थी पीढ़ी में आरक्षण प्रवेश कर चुका है। ये देख रहे हैं हम सब लोग हैं। तो 4थी पीढ़ी में आरक्षण प्रवेश कर चुका है। 3 पीढ़ी तक जिन परिवारों ने नौकरी लिया, चाहे नौकरी चपरासी की क्यों ना हो, 3 पीढ़ी तक लिया है, और उसको 4थी पीढ़ी में भी अगर मान लिए 3री पीढ़ी में क्लर्क हुआ, 4थी पीढ़ी में अधिकारी हो गया, मेरा मानना यह है कि एक पहला क्राइटेरिया कि 3 पीढ़ी तक जिन लोगों ने आरक्षण लिया है उन परिवारों को चिन्हित करके छांटने की बात नहीं है। उनको कहीं और लगे, वो बिजनेस में लगे, वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाए, कुछ करे, लेकिन जो परिवार एक पीढ़ी में आरक्षण नहीं लिया है उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूं ये डिप्रीवेशन इंडेक्स है, ये तय करना चाहिए कि हु इज द मोर डिप्राइव्ड, हु नीड्स मोर रिजर्वेशन। मेरा केवल कहना केवल यह कि जिन 3 पीढ़ियों ने आरक्षण का लाभ लिया है किसी न किसी रूप में, सरकारी नौकरी में, जैसा कि चंद्रमा जी ने कहा है, तो उसमें जो एक पीढ़ी नहीं ले सका अभी तक है, उनको पहली प्रायोरिटी मिले, और उनसे बचता हो तब उसको मिले जो 3 पीढ़ी तक ले चुका है। मेरा ये कहना है, एक बहस हो, विमर्श हो, इस पे चर्चाएं जारी हो, एक डिस्कोर्स हो, जिसका सूर्यकाश को तैयार चाहिए। आप तो ये बात बार बार कह रहे हैं, लेकिन क्या आपकी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो इस तरह का कोई डिप्रीवेशन इंडेक्स बनाने की कोशिश मैंने बहस छेड़ा है बहन जी, मैंने बहस छेड़ा है। मैं पार्टी से भी लड़ूंगा, पार्टी से जुड़ूंगा, समाज से जुड़ रहा हूं अभी, क्योंकि ये सब बातें मैंने बहस छेड़ा। मैंने पहले कहा आपसे, ये मेरा व्यक्तिगत राय है और इसमें मैं विशेषज्ञ बनने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए उसका जो इंडेक्स का है, इंडेक्सिंग हो उसका ढंग से, हम चाहते हैं कि कैसे अधिकाधिक परिवार शामिल इसमें हो सके। आज भी मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि आज भी लगभग 2/3 परिवार शेड्यूल कास्ट का एक भी सुविधा से नहीं ले सका है, 2/3 ऑफ फैमिलीज। लेकिन पासवान जी, तो इसका मतलब तो नीतीश कुमार ने जो महादलितों की परिभाषा दी उस हिसाब से तो सही ही लग रही है। नहीं, वो आप समझी नहीं मैडम, एक जाति को बाहर कर दिया उन्होंने। अगर उन्होंने मैंने कहा कि जैसे 4 जातियां हमारे यहाँ डेवलप्ड है, हमारे यहाँ पासवान, चमार, धोबी, पासी, ये 4 जाति डेवलप्ड है। इन चारों को हटा करके 19 जातियों किया होता अगर, तो इट वुड हैव बीन अ वेरी मच साइंटिफिक। मैं केवल कह रहा हूं कि अगर पासवान में भी जो गरीब बेचारा है उसको ले लिया होता अगर, पासवान केवल इसलिए उन्होंने किया है कि पासवान चूंकि लड़ने वाला कौम है, तो पॉलिटिकल कौम है, तो उसको बाहर कर दो। एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही है, अगर ब्राह्मण में भी कोई गरीब है तो क्या उसको भी शामिल करने के बारे में आप सोच रहे हैं? उसका अलग बात है, लेकिन उसकी अलग बात है, उसकी बात अलग से हम सब लोग करेंगे। और तो हम कहते हैं भाई जितना बीपीएल है, आज भी आधा बीपीएल जा रहा है SC ST OBC में, और बाकी जो बीपीएल जा रहा है कहां जा रहा है? वो सारा बीपीएल जा रहा है उन्हीं लोगों में जो आरक्षण का अधिकारी नहीं है। एक मैं सुभाष गाताड़े जी को शामिल करना चाहती हूँ। एक मैं किसी का आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें यह था कि 3 पीढ़ियां लग जाती हैं एक सामाजिक रूप से वंचित तबके को बराबरी तक लाने में। ऐसा नहीं है कि पहली पीढ़ी को आरक्षण दे दिया तो वो एकदम उस काबिल हो गया कि वो तुरंत जाके प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले सके। 3-4 पीढ़ियां लग जाती हैं उस सामाजिक रूप से पिछड़े आदमी को बराबरी पर लाने में। ऐसे में जो पासवान जी का सुझाव है वो कितना आपको सही लगता है? नहीं, अपने आप में इस सुझाव में मेरिट तो है। मतलब एक तरीका ये जो आप कह रहे हैं कि 3 पीढ़ी की बात करने का, दूसरा आर्थिक आधार पर भी सोच सकते हैं। जैसे जो क्रीमी लेयर की बात हम लोग ओबीसी के संदर्भ में कर रहे हैं, वो बात हम लोग SC ST के संदर्भ में भी कर सकते हैं कि भाई ब्यूरोक्रेट्स का लड़का 2 पीढ़ी हो गया तो 3री पीढ़ी में न दिया जाए। कोई ना कोई ऐसा पैमाना हम लोग लगा सकते हैं कि ताकि अधिकाधिक व्यापक पहुंचा सके। मैं दूसरी बात की ओर इशारा करना चाहूंगा आपकी तरफ कि
आरक्षण के अमल की जहां तक बात है, दो बातें लगातार छूटती रही हैं। देखिए, चतुर्थ श्रेणी में आरक्षण फुल मिल जाता है, 100% आरक्षण। जैसे आप ऊपरी श्रेणी में चले जाएंगे, आपको आरक्षण कम एलिजिबल कैंडिडेट्स कम मिलने लगेंगे। 2001 के आंकड़े हैं, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं, 6500 टीचर्स से 1500 टीचर्स SC/ST होने चाहिए थे, सिर्फ 100 टीचर्स थे। आजादी के 50 साल की बात है। तो ये हो रहा है। दूसरी बात, जो बड़ा छल दलितों आदिवासियों के साथ चल रहा है, फर्जी जाति प्रमाण पत्रों का। तमाम सारे ऐसे लोग, हजारों की तादाद में, जो गैर दलित हैं, गैर आदिवासी हैं, फर्जी जाति प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल करके आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिसके बारे में SC/ST कमीशन बार बार लिखता है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मेरे ख्याल से जब हम लोग विस्तार करने की बात करें, तो साथ साथ ये जो लैक्यूनास है अमल में, इस पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। देखिए मैडम, ये इशू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि इसके बावजूद भी क्लास 1 क्लास 2 पोजीशंस में 12% से अधिक सीटें भर नहीं गई हैं। तो अगर आप इनको रिमूव कर दें, तो फिर घट के 8% पा जाएगा, 4% पा जाएगा। प्रेफरेंस मिले पहले उन लोगों को जो छूटे हुए हैं। तीसरी बात, मैंने मैंने अपने 100 दलितों को दिल्ली में मैंने कहा कि अपने बच्चों की कास्ट सर्टिफिकेट हमारे यहाँ दीजिए, कुछ हम प्रयोग करना चाहते हैं इस पर। तो उसमें से करीब 80 लोगों का हमने कास्ट सर्टिफिकेट बनाया ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि सब दलित आरक्षण के ही पीछे है। बहुत सारे ऐसे दलित हैं जो उनके बच्चे अमेरिका में जाकर पढ़ रहे हैं, आरक्षण नहीं ले रहे हैं। लेकिन एक कोर ड्राइविंग लेकिन एक सवाल ये है जो राजीव कुमार जी ने उठाया। मैं राजीव कुमार जी आपके पास आना चाहती हूँ। आपने उठाया कि क्यों नहीं दलितों के बच्चों को ज्यादा पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया जाता है कि वो जो बाकी दुनिया है या बाकी समाज है उससे compete कर सकें, उससे प्रतिस्पर्धा कर सकें। सवाल यह है कि जो लोग वर्षों से पिछड़े हैं, सदियों से पिछड़े हैं, वो कैसे एक बार में compete कर पाएंगे। जो हमने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति का उदाहरण दिया, उनका स्टेटमेंट दोहराया, वो तो आज भी है। जब कॉर्पोरेट जगत, सरकार जो अपनी तरफ से कर रही है उसकी कमियां कमजोरियां तो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो कॉर्पोरेट जगत कर रहा है उसकी कमजोरियों पर चर्चाएं भी नहीं हो रही हैं। और कॉर्पोरेट जगत कहता है कि हमने अपनी तरफ से भरपूर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। जिन देशों का आप लोग कॉर्पोरेट जगत उदाहरण देता है, वो देश अपने आप अफर्मेटिव एक्शंस ले रहे हैं, उठा रहे हैं। यूएस गवर्नमेंट ने तो इसको एक तरह से कहें कि तमाम कॉर्पोरेट को मजबूर किया है कि वो अपने यहाँ इसे लागू करें, लेकिन हमारा कॉर्पोरेट इसे नहीं एक्सेप्ट करता। क्यों? बात यह है कि कॉर्पोरेट सेक्टर से ये उम्मीद की जाती है कि जो राजनीतिक तौर पे बात हो रही है उसी को वो अपनी तरफ से अपना लें, और ये बात गलत है और मैं इसको दोहराना चाहता हूँ। कॉर्पोरेट सेक्टर कभी भी ये नहीं कहता कि लोगों को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अफर्मेटिव एक्शन नहीं होना चाहिए। वो ये कहता है कि आप नौकरियों के संदर्भ में इस अफर्मेशन को, इस आरक्षण को बंद कर दीजिए, क्योंकि वो उसको ग्लोबली कम्पीट करना पड़ता है, और वो ये नहीं चाहता कि उसको ऐसे लोगों को नौकरी देने के लिए बाध्य किया जाए जो कि उस नौकरी के, उस काम करने के लिए सक्षम नहीं है। इसीलिए बार बार कॉर्पोरेट सेक्टर से ये आवाज़ उठती है, और कॉर्पोरेट सेक्टर खुद करता। अगर नारायण मूर्ति इन्फोसिस में 30,000 लोगों को हर साल ट्रेनिंग देते हैं अपनी, और हर उसमें हर वर्ग के लोग होते हैं, और या फिर अगर ये मैं कहता हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर से बहुत लोगों ने बहुत सारी जगहों पर जो है वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ और विद्यालय और स्कूल खोले हैं। और अगर मैं इस बात को फिर दोहराता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1500 की जगह अगर 100 लोग या 200 लोग काम कर रहे हैं, वो उसकी वजह यह है कि जो दलित वर्ग है, जो निर्बल वर्ग है, उसको सक्षम नहीं किया जा रहा है। सिर्फ एक रिटोरिक के तौर पर, लेकिन राजीव कुमार जी, इसी इंडिया में टाटा और फोर्ब्स मार्शल ये दावा करते हैं कि हमारे यहाँ दलितों का प्रतिनिधित्व ठीक ठाक है। अमेरिका में कंपनियों को कहा जाता है कि सरकारी सुविधाएं या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट तभी मिलेंगे जब आप दलितों को या ब्लैक अमेरिकन को इसमें शामिल करेंगे। आप लोगों को इस तरह की चीजों को करने में क्या दिक्कत है जब आप जिन कंट्रीज को आप उदाहरण मानते हैं वो इसे अपना रहे हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो उदाहरण दिया है वो है एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर का, कि कंपनीज को एक इंसेंटिव दिया जाता है कि अगर आप कमजोर वर्ग के लोगों को अपने यहाँ नौकरी देंगे तो आपको इसके इस तरह के फायदे होंगे। उन पर कोई कानूनी कार्रवाई करने का थ्रेट नहीं होता है। और जो कॉर्पोरेट वर्ग में, मैं आपसे दोबारा ही दोहरा रहा हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में बिल्कुल
उनकी वो सामाजिक तौर से जागरूक हैं। ये मानना कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड इस देश के बाहर रह रहा है और उसको इस देश से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। आप बहुत सारी जगहों पे देखेंगे कि कॉर्पोरेट सेक्टर की जो सामाजिक रूप अच्छे से हैं वो जागरूक तो social जरूर है responsibility काम राजीव अपने कुमार कर जी, रहे हैं। लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी कितनी निभाता है ये महत्वपूर्ण बात है। और कई सारे कॉर्पोरेट्स को हमने कहते हुए सुना है कि अगर लेजिस्लेशन लाया जाए, अगर बाध्य किया जाए तो शायद हम अपना सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसके लिए अब सरकार को लेजिस्लेशन लाने की जरूरत है, क्योंकि सरकारी नौकरियां तो रही नहीं, और जहां सरकार में नौकरियां हैं भी वहां पर भी ऊपर जाने पे वहां नौकरियां लोगों को मिलती नहीं है। तो अच्छा है कि कम से कम प्राइवेट सेक्टर अपनी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। उसको उससे लेजिस्लेशन लाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये हो जाएगा कि उसमें जो जितनी भी जो इलीगल चीज़ें हैं, जो और उसमें जो दुष्कर्म है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जिस चीज़ की ज़रूरत है, आवश्यकता है इस समय, वो ये है कि जो सक्षम बनाने के लिए, और मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ इसको, मैं एक स्कॉलरशिप का मैं फ़ायदेमंद हूँ। मेरे पिताजी बहुत ही छोटी नौकरी में थे, मुझे स्कॉलरशिप मिला और आज मैं उसकी वजह से कहाँ तक पहुँचा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको सामाजिक आरक्षण से हटकर, जैसा कि बात बार बार आ रही है, आर्थिक आरक्षण की तरफ बढ़ना होगा। और इस आरक्षण की जगह आपको एफर्मेटिव एक्शन, एजुकेशन, ट्रेनिंग और शिक्षाओं के लिए करना पड़ेगा। उसके लिए आप कहिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कि उसमें पैसा ज़्यादा लगाए, उसमें उसको अच्छी तरह से चलाए, और उसके लिए सहूलियत बनाइए कि उसको आज शिक्षा में क्या हो गया कि जो लोग बुरा धंधा कर रहे हैं वो शिक्षा में पहुंच पाते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड चाह के भी नहीं पहुंच पाता। तो उन चीज़ों को सहूलियतमंद बनाइए, उन चीज़ों के लिए करिए, बनस्पत इसके कि एक लेजिस्लेशन लाने की बात करिए, तो उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। सिर्फ ये एक कागजी कार्रवाई होगी, जो कि हमारे यहाँ बहुत होती हैं, और सारी इंटाइटलमेंट बेस्ड राजनीति उसी कागजी कार्रवाई पे ही बेस्ड है। कॉर्पोरेट जगत की कहानी हम अभी कुछ दिनों पहले देख चुके हैं, जब मीडिया में और तमाम जगह पर इस बात को लेकर बहस हुई कि कॉर्पोरेट जगत इसमें शामिल हो और वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाए। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इनके जो संगठन हैं, उन सभी संगठनों ने, CII ने, एसोचैम ने वगैरह वगैरह, किन किन के नाम, फिक्की के नाम, लोग कहाँ कहाँ, उन तमाम मंचों पे बड़ा रेजिस्टेंस हुआ था इस बात को लेकर के। एक बात, ये कॉर्पोरेट जगत की बात तो वैसी है कि न हम कभी आपकी बात मानेंगे और न आप हमसे कभी कहिए कि हम आपकी बात माने। इस तरह के कारण है ये सिर्फ उदाहरण अपने हिसाब से नहीं, दे लेकिन रहा है। सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, आपकी सरकार ने निजी क्षेत्र में आरक्षण की पहल करने की बात कही थी, लेकिन वो कहीं जाके अटक गई, वो फिर आगे नहीं बढ़ी। अटक तो यही नहीं, तो आप लोग लेजिस्लेशन लाएंगे तो वो मानने के लिए बाध्य होंगे। वो तो कह ही रहे हैं, वो तो रेजिस्टेंस जो आप कह रहे हैं वो तो दिखा रहे हैं, लेकिन आप जब तक लेजिस्लेशन नहीं लाएंगे, जब तक कोई कानून नहीं बनाएंगे, तब तक उनके ऊपर कुछ बाध्य ही नहीं होगा करना। ठीक बात है, उसके लिए कानून बनाने की जरूरत है। अगर कानून से दहेज बंद हो गया होता तो ठीक था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि कानून नहीं होना चाहिए। कानून से मर्डर भी बंद नहीं हुए, लेकिन इसका मतलब ये है कि क्या मर्डर करने वाले को बिना कानूनी शिकंजे में बांधे छोड़ देना चाहिए? आप ये कह रहे हैं? नहीं, मगर मर्डर के साथ साथ उनको सजा मिलती है तो इसलिए होता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात है। ऐसे कानून बनाने से जिसका इम्प्लीमेंटेशन आप कर ही ना सकें, उससे क्या लाभ होगा? एक सिर्फ एक अपने आप से एक पीठ थपथपाने की बात हो जाएगी, चलती रहेगी। सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि एक ईमानदार आत्मनिरीक्षण इस बात का होना चाहिए कि क्यों 70 साल के लगभग बाद भी हमारी जो मौजूदा व्यवस्था है वो उन तमाम वंचित लोगों को आज भी लाभ नहीं पहुंचा सकी, अपेक्षित लाभ नहीं पहुंचा सकी। जब तक आप ये नहीं ईमानदारी से इसकी पड़ताल नहीं करेंगे, तब तक आप नई व्यवस्था भी जो बनाएंगे, मेरी अपनी ईमानदार पड़ताल ये है कि हमारे माइंडसेट में कुछ कमी है। हम उस उच्च वर्गीय मानसिकता से और उच्च जातीय मानसिकता से निकल नहीं पाए हैं, शायद ये वजह है जिसके वजह से सिर्फ इतनी ही वजह। देखिए, ये इतना सरल अगर होता, इतना सरल होता ये आत्मनिरीक्षण और पुनर्निरीक्षण, आत्मचिंतन, तो फिर ये समस्या एक चुटकी में खत्म हो गई। लेकिन क्योंकि ये मुझे लागू नहीं करना है, आपको नहीं लागू करना, इसकी जरूरत है। मैंने शुरुआत वहां से की थी, मैं अपनी बात समाप्त वहीं करूंगा। पहले इसके अंतर्निहित दोषों को दूर करने के बारे में सोचिए। जब तक ये व्यवस्था उन दोषों के साथ जारी रहेगी, तब तक लोग वंचित बने रहेंगे और वो लाभ जिनको मिलना चाहिए उन लोगों को लाभ पहुंच नहीं पाएगा। सूचना ये फिर इसमें दूसरों को जोड़ने की बात सोचिए। अमेरिका में बस गए हैं और वहां के सिटीजन हो गए हैं, उनको भी ब्लैक के साथ ही वो सुविधाएं मिलती हैं।
और दूसरी बात, जो भारत का कारपोरेट जगत है, एक कारपोरेट जगत है ही नहीं। ये मेंटालिटी जो है, ये ट्रेडिंग कम्युनिटी की तरह से सोचते हैं, कारपोरेट जगत की तरह नहीं। अमेरिका में लोग कितना दान देते हैं, कारपोरेट वाले लोग अरबों अरबों डॉलर समाज के लिए दान दे देते हैं। इंडिया में टाटा और पारसी ग्रुप थोड़ा सा आगे आ रहा है, बाकी लोगों को फॉलो आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। जी, वही हमने टाटा और फोर्ब्स मार्शल की बात की थी, जिन लोगों ने अपनी तरफ से कुछ एफर्मेटिव एक्शंस लिए हैं और उन्होंने अपनी कंपनीज में सर्वे भी किया है, और उन्होंने जो बताया है उसके मुताबिक उनके यहाँ दलितों की तादाद अच्छी है उनकी कंपनी में बनिस्बत और दूसरों की। जितने पारसी ग्रुप हैं, ये जरूरी नहीं है कि दूसरे के कंपनीज में बिल्कुल नहीं है। अगर वो कर सकते हैं तो दूसरे क्यों नहीं कर सकते? मैं यही सवाल उठा रही थी, लेकिन अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और यहाँ पर तमाम जागरूक युवा हैं जो आप लोगों से बड़े कठिन सवाल पूछने वाले हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि आरक्षण में क्या आमूल बदलाव की ज़रूरत है, क्या उसे इस नीति को रिविजिट करने की ज़रूरत है। इस पर चर्चा आपने बहुत देखी, लेकिन अब युवाओं के सवाल लेते हैं। जी सर, अभी आप लोग बोल रहे थे, पासवान सर भी बोल रहे थे इस बात को कि सर आरक्षण का समावेशी रूप आरक्षण तब ले पाएगा जब संपन्न वर्ग उससे बाहर होगा, आरक्षण के द्वारा जो संपन्न हो चुका है। तो सर क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सर ओबीसी में जो क्रीमी लेयर है वो सर आपकी सरकार ने पिछले वर्ष उसको 6 लाख रुपए कर दिया, और सर SC ST में भी काफ़ी लोग संपन्न हो चुके हैं आरक्षण के बलबूते पर। सर जब उन संपन्न लोगों को आरक्षण से बाहर रखा जाएगा, जो कि सर अभी बता रहे थे कि 45 लाख लोगों को ही नौकरी मिल पा रही है, सर आरक्षण से संपन्न लोगों को जब बाहर रखा जाएगा क्रीमी लेयर SC ST में भी बना के, तो सर तभी समावेशी रूप ले पाएगा। उस वर्ग को जो लाभान्वित हो चुका है उसे अलग कर दिया जाए, जो वंचित आज भी रह गए हैं उसी वर्ग में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाए। वही बात मैंने भी कही थी, वही पासवान जी ने। संजय सर से हम पूछना चाहते हैं कि इकोनॉमिक स्तर पर आरक्षण क्यों नहीं दिया जाए। जी अभी ऐसा है, सिस्टम में इतना फॉल्ट है। बीडीओ के यहाँ से आय का प्रमाण पत्र कैसे बनता है आप जानते हैं। एक बीपीएल को बना देगा लाखपति, और लाखपति बन जाएगा बीपीएल। वो सिस्टम ठीक हो जाए, हम स्वीकार कर लेंगे आर्थिक आधार पर आरक्षण। सिस्टम मस्ट बी करेक्टेड। जिस सिस्टम में फॉल्टी इनकम सर्टिफिकेट मिलता है, हाईली ऑब्जेक्शनेबल है वो चीज। सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, जो एक डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी भी सोसाइटी में, आरक्षण केवल एक इंडियन एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में है। और मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। जो सोसाइटी होती है वो ग्रुप बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है और इंडिविजुअल बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। इंडियन सिनेरियो में कास्ट एक ग्रुप बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। इसकी वजह से वो सोसाइटी पावरलेसनेस अपने आप को फील करती है। जो रिजर्वेशन का, जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का जो टारगेट है, वो उस पावरलेसनेस को खत्म करना है। इसका आप एक एग्जांपल मैं छोटा दे देता हूं। इस देश के जब पहले यादव चीफ मिनिस्टर हुए थे, रामनरेश यादव जी, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में ब्राह्मणों ने ये नारा दिया था कि राम नरेश वापस जाओ, वापस जाके भैंस चराओ। जो इस तरह की मेंटलिटी है, उस मेंटलिटी को रिजर्वेशन के माध्यम से खत्म करने का एक टारगेट था। आपकी पार्टी अभी जो इकोनॉमिक बेस पर मॉडल पर प्रोजेक्ट करना चाह रही है, वो उस पावरलेसनेस को कैसे कैटर करेगी, कैसे खत्म करेगी? बहुत अच्छा सवाल जी। पहली बात, हमारी पार्टी ने ये बात नहीं कही। हमारे पार्टी के एक नेता ने अपनी निजी राय ये व्यक्त की थी, उसके बाद तत्काल पार्टी ने उसका स्पष्टीकरण दे दिया था। इसलिए ये उनका अपना निजी राय मानी जा सकती है, पार्टी की नहीं। नंबर 1। नंबर 2, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। मैंने इसीलिए शुरू में आरंभ में कहा था कि ये एक सामाजिक औजार था, सामाजिक विसंगतियों को और विषमताओं को दूर करने का, गैर बराबरी को दूर करने का आरक्षण। लेकिन अंततः यह बन गया एक राजनीतिक औजार, अधिक से अधिक अपने लिए समर्थन बटोरने का। इसमें हम भी दोषी हैं, इसमें सब दोषी हैं। इस हमाम में कोई भी कपड़े नहीं पहने, सच यही है। और इसलिए वो जो लक्ष्य हासिल किया जाना चाहिए था, सामाजिक विषमताओं को दूर करने का, गैर बराबरी को दूर करने का, वो और बढ़ती गई खाई। और जो लोग आज भी उन वर्गों में
जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, वंचित वर्ग, जिनको आरक्षण दिया गया है कानून में, उस वर्ग में ही क्या सारे लोगों को भी लाभ मिल पाया? नहीं मिल पाया। मेरा सवाल संजय पासवान सर से है कि सर आप बार बार ये कह रहे थे कि ये आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ SC/ST के लिए है संविधान में, बट सर उसमें एक और शब्द है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। तो सर अगर सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि सामाजिक रूप से मुस्लिम या अन्य कम्युनिटी भारत में जैसे ईसाई सर कह रहे थे पिछड़े हुए हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट वो एक रिलीजन ग्रुप भी है और वो एक सामाजिक वर्ग भी है जो पिछड़ा हुआ है, तो केवल धार्मिक आधार बना के इसका विरोध कर देना या केवल एक वर्ग मान के उनको आरक्षण दे देना, तो सर आप इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि नहीं, विरोध की बात नहीं। देखिए तो सामाजिक ये कहाँ तक न्याय सम्मत है सर? और ये बाकी पॉलिटिकल कारण से हो रहा है, इसलिए इसमें कोई बात नहीं है। SC/ST फर्स्ट रेसिपिएंट था, बाद में रेसिपिएंट बढ़ता जा रहा है, ये क्या बात है? इसलिए मेरा आपत्ति इस बात से है कि पॉलिटिकल कारणों से जो आरक्षण बढ़ रहे हैं ये रुकना चाहिए। उनको मिलना ही अगर है तो उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो सकता है, वो बात मेरा नहीं है। इसलिए SC/ST देखिए तय करना हो कहीं ना कहीं कि SC/ST दे रियली नीड द रिजर्वेशन, बाकी लोग को मिल रहा है उसके कई कारण हो सकते हैं, उसमें कई को है आवश्यकता लिफ्ट कर रहे हैं सर, बट एक ऐसा वर्ग भी पैदा हो रहा है जो उसका स्थान लेता जा रहा है। फिर वो माइनॉरिटीज में देख सकते हैं कि कहीं अलग स्टडी का विषय है। सरकार में हम स्टडी तो सर आगे SC/ST पहला रेसिपिएंट है आरक्षण का। जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने सर एक रिपोर्ट दिया है। संजय पासवान जी, क्या आपकी पार्टी मानती है जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए दूसरे तबके हैं जो हिंदू समाज के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्या उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? उन लोगों ने तो धर्मांतरण कराया इसलिए कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम नहीं है। अगर उनका कास्ट सिस्टम है क्रिश्चियनिटी में, कास्ट सिस्टम है मुसलमान में, दे शुड एक्सेप्ट इट। लेकिन जो सदियों से जो पहले का जो गलती हो गई उसको अभी तक दोहराते जाने की हुआ किन कारणों से बहन जी? धर्मांतरण हुआ इसीलिए कि वहां जातिवाद छुआछूत है। अगर है क्रिश्चियनिटी में, है इस्लाम में अगर जातिवाद, तो उनको स्वीकारने में क्या दिक्कत? स्वीकारें और फिर ले आरक्षण, क्या दिक्कत है? अगला सवाल। मेरा सवाल ये है कि पहली बात तो ये आरक्षण जो है एक इंक्लूसिव व्यवस्था है, और अगर आप हम धर्म पे के आधार पर भी देखें तो चाहे आप ईसाईयत को लीजिए, चाहे इस्लाम को लीजिए, चाहे हिंदुज़म को लीजिए, का जातिवाद सब जगह है। तो आपको अगर समझना है तो आपको ये मानना तो पड़ेगा ही कि धर्म पहले नहीं, जातिवाद पहले है। मैंने जो बात कही वही वो कह रहे हैं कि आरक्षण एक तो पहले जिन लोगों के लिए आरक्षण बना, पहले उसकी समीक्षा हो जाए कि आरक्षण SC/ST के लिए बना, उसके क्या फायदे क्या नुकसान है। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई सरकार में अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग एक इसका व्हाइट पेपर निकालेंगे कि आरक्षण में क्या खोया क्या पाया, इससे होना चाहिए। नहीं, लेकिन 7 साल के बाद से लग रहा है आपकी बात से असल में एक आभास इस तरह का आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पार्टी के आने के बाद आरक्षण खत्म ही ना कर दिया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने शुरू में कहा आरक्षण के पक्ष में बिल्कुल सब लोग हैं, और ऐसा नहीं है। एक उस पर समीक्षा होनी चाहिए कि साहब क्या खोया क्या पाया इस वर्ग ने है। अगर इस वर्ग ने आत्मसम्मान खो दिया आरक्षण के नाम पे, अगर तो इस पर समीक्षा होनी चाहिए। जी, अगला सवाल मैं चाहती हूँ राजीव कुमार जी से पूछें आप लोग। मेरा आपसे सवाल है कि आपने बोला था कि कारपोरेट में लोग मेरिट को रिस्पेक्ट करते हैं, तो जितने भी कारपोरेट, आपने एक एग्जाम्पल लिया था इन्फोसिस का, क्या ज़रूरत पड़ती है कि इतने सारे टैलेंटेड और मेरिटोरियस उसमें सारे कर्मचारी इसके बावजूद अपने बेटे को प्रमोट करते हैं? क्या ज़रूरत है कि अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, जिसके यहाँ बहुत सारे मेरिटोरियस है, उसके बावजूद भी अपना एक फैमिली कार्टेल बनाए हुए हैं? पहली चीज़ कि मैं किसी भी कॉरपोरेट जगत की जो बुरी आदतें हैं या बुरे जो कारनामे, उनका मैं बिल्कुल भी डिफेंड करने को तैयार नहीं हूँ, ना उसका मैं जवाबदेही कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जो आउटसोर्स होती है नौकरियाँ, वो भी नौकरियाँ होती हैं, ये मानना कि सिर्फ सरकार ही नौकरी होती है, वो गलत चीज़ है। आखिरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर निर्बल को सबल बनाना है तो इस देश में औद्योगिकरण, शहरीकरण और अच्छी शिक्षा व्यवस्था की और अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना कोई जवाब नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। और ख़ास तौर से सामाजिक तौर पर उसका आरक्षण करके समझना कि ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी, ये तो कतई भी विकल्प नहीं है। तो मुझे कई बार ये लगता है कि ये जो सारी हम लोग बहस करते हैं इतनी ज़्यादा, और ये गरीबी की और डिप्रीवेशन की और इस सब की बातें करके हम एक समय अपनी जो अटेंशन है उसको, जो सही मुद्दे हैं
जो मैंने कहा औद्योगिकरण है, शहरीकरण है, स्वास्थ्य और शिक्षा की प्रणाली को बेहतर करना है, अगर उस पर ज़्यादा हम लोग तवज्जो दें तो मुझे लगता है कि जो वंचित वर्ग है, जो निर्बल वर्ग है, जो छूटा हुआ वर्ग है, उसको कहीं ज़्यादा फायदा होगा। बनस्बत इस बात को बात करना कि इसमें 22% है या उसमें 27% है या फिर कॉर्पोरेट जगत में हम लोग आरक्षण करें, इस पर बहस करते रहना, इससे हमारे देश की तरक्की नहीं होगी। और जहाँ तक कॉर्पोरेट सेक्टर की बात है, मैं अभी भी फिर से दोहराना चाहता हूं कि नौकरी को छोड़कर अगर शिक्षा की प्रणाली में उनसे कहा जाए कि वो और ज़्यादा बहुत अच्छी तरह से उसमें अपना सहयोग करें, उसमें दान दें, उसमें चैरिटी करें, उसमें फाउंडेशन बनाएं, तो कहीं बेहतर होगा हमारे देश के लिए। लेकिन राजीव कुमार जी, एक एक्सपीरियंस ये कहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में दान देने या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की जब भी बात की गई तो पहले तो स्किल डेवलपमेंट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट सेक्टर ने उस तरह से निभाया नहीं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि प्राइवेट सेक्टर शिक्षा के नाम पर खुद ही कमाने का एक और जरिया स्थापित कर लिया। ये भी एक अलग बात है जिस पे हम आगे कभी चर्चा करेंगे। जी आप। आज़ादी के यानी 70 साल बाद भी आरक्षण जो है, आरक्षण का बार बार मुद्दा आ रहा है, वो चर्चा में आ रहा है। तो बीजेपी जो है तो हमेशा ही आरक्षण के विरोध में रही है, अब तक का इतिहास रहा है। तो आप अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जब बीजेपी सत्ता में आएगी तो क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा, आरक्षण का क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा? जैसे आप कह रहे हैं कि अभी ये बढ़िया सवाल है जो जनता चुनाव में इस आधार पर आपको वोट भी कर सकती है। पासवान जी। नहीं, मैंने तो कहा है, देखिए मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरी पार्टी आरक्षण के बिल्कुल पक्ष में है। जब तक ये आरक्षित वर्ग चाहेगा आरक्षण लेगा, मिलता रहेगा। लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि आरक्षण पे बहस के लिए शेड्यूल कास्ट को अपने ही रूप से आगे आना चाहिए और अपने तरफ से कुछ मोडेलिटीज कुछ डेवलप करना चाहिए कि क्या आखिर हो। आखिर आरक्षण से जो एक आत्मसम्मान में कमी हो रही है वो कौन देखेगा? हमारे लिए जितना रिजर्व सीट है आज 542 में से केवल 84 सीट लड़ सकते हैं हम लोग हैं। हम चाहते हैं कि आरक्षण से बाहर निकलना चाहिए उन वर्गों को, उन रामविलास पासवान जी को, मायावती जी को। आरक्षण सीट से क्यों लड़ेंगे वो सब लोग? वो लड़े सामान्य सीट से। मैं केवल ये कह रहा हूं कि खुद शेड्यूल कास्ट को इसके जो बिल्कुल एक घेटो बना हुआ है उससे बाहर निकलना चाहिए। वो जो बौद्धिक असहिष्णुता का शिकार हुआ शेड्यूल कास्ट है उससे बाहर उसको आना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय हमारी है। आप लोग इसकी पहल करेंगे? जैसे मैंने खुद तय किया कि मैं चुनाव रिजर्व नहीं लड़ूंगा और पार्टी में हमको सामान के लिए नहीं सोच रही है। हो गया जी। रिजर्व चुनाव में नहीं लड़ रहा हूं और पार्टी में अभी इतना बड़ा दिल नहीं हुआ है कि सामान से सीट दे जी, तो मैं बिल्कुल निश्चित हूं। एक सवाल और मैं पूछना चाहती हूँ, जो मैंने राजीव कुमार जी से पूछा उसी को थोड़ा और विस्तार करना चाहती हूँ। आपकी पार्टी क्या एफर्मेटिव एक्शन के बारे में आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम रिविजिट करने की कोशिश करेंगे, हम चाहते हैं कि इस पर और ज़्यादा बहस हो, जो आपके सुझाव हैं। एक कोशिश अमेरिका में की गई क्योंकि अब सरकारी नौकरियों में उस तरह से जगहें रहने गई हैं, तो प्राइवेट सेक्टर को जब तक इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा तब तक सामाजिक उत्थान की और सामाजिक बराबरी देने की बातें अभी भी अधूरी हैं। इसलिए मैं बार बार प्राइवेट सेक्टर की बात ले आना चाहती हूँ। मायावती जी ने अपनी सरकार के दौरान एक कोशिश की थी कि पीपीपी मॉडल में तमाम सेक्टर्स में दलितों को, एससीज को, एसटीज को, ओबीसीज को भी 10% के हिसाब से जगह मिलनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ। तो उस तरह की कोई पहल करके आप लोग मैं उससे आगे की बात कर रहा हूँ। मैं नॉन स्टेट सेक्टर, नॉट इन प्राइवेट सेक्टर, नॉन स्टेट सेक्टर जो भी है, वो चाहे कॉर्पोरेट हो, कोऑपरेटिव हो, एनजीओ हो, ट्रेडिंग हो, इंडस्ट्रीज हो, कॉमर्स हो, सब जगह इन वर्गों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए तरीके ढूंढने चाहिए। उसका तरीका केवल आरक्षण नहीं है, कैसे तरीका ढूंढा जाए ताकि नॉन स्टेट सेक्टर में इन वर्गों की भागीदारी बढ़े, ये प्रयास करना चाहिए और ईमानदारी से बीजेपी प्रयास करेगी इस बात के लिए। और वो तरीका क्या होगा, कुछ आइडिया है आपको? वही है जो आपने कहा, डाइवर्सिटी कहा किसी ने अफर्मेटिव एक्शन कहा, किसी ने भागीदारी कहा, बिल्कुल है, किसी ने पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा, वो तरीके कई हो सकते हैं। जी, एक आखिरी सवाल आपसे भी जरूर जानना चाहूंगी। अभी तक की चर्चा में ये बात सामने आई कि जो लोग भी इसका फायदा उठा चुके हैं उनको इससे एलिमिनेट करके जो लोग छूट गए हैं उनको शामिल किया जाए, लेकिन आपकी पार्टी अगर सत्ता में आई तो इस पर क्या उसकी पहल होगी? क्योंकि आपके महासचिव का बयान पार्टी ने अलग कर दिया, किनारा कर दिया उससे, पर अगर पार्टी सत्ता में आई तो क्या फिर से इस बारे में सोचा विचारा जाएगा? हमारे महासचिव ने जो बयान दिया था वो इससे अलग है, जो आप पूछ रही हैं उस बात से अलग है। उन्होंने तो बात कही थी कि जाति आधारित व्यवस्था खत्म करके आर्थिक आधार कर देना चाहिए, ये उनका बयान था, उससे हम अलग हैं। जहां तक रहा सवाल, जो हमारी अगर पार्टी सत्ता में आती है तो ये जो आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था है, इस व्यवस्था की
पुनर्समीक्षा करने, पुनर्समीक्षा करने कहाँ कहाँ वो विसंगतियां हैं, कहाँ पर कमजोरी है, जिन कारणों से एक बड़ा वर्ग आरक्षित वर्गों में भी वंचित रह गया इतने वर्षों बाद। हम सबसे पहले तो उस बात की छानबीन करना चाहेंगे, उसके मूल कारणों, फिर उसके बाद में, क्योंकि देखिए एक पॉलिटिकल, मैंने पहले लेकिन ये भी सच है कि 10 साल का मौका था आप लोग को उन तमाम कमजोरियों पर निगाह डालने का, लेकिन वो क्या नहीं लगता है कि छूट नहीं, देखिए वो हमारे जो पिछला मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में हमने इस बात के लिए कोई कमिटमेंट नहीं लेकिन किया। क्या इस मैनिफेस्टो में आप कमिटमेंट करेंगे? हम ये मैनिफेस्टो अभी हमारा बन रहा है, हम उसको देखेंगे कि उस मैनिफेस्टो में ये सब चीजें, कुछ लोग हैं जो इस बात का सुझाव दे रहे हैं, मैंने भी सुझाव दिया है कि इसे जोड़ा जाना चाहिए और पूरी समीक्षा होनी चाहिए और उसके बाद एक पॉलिटिकल वाइड कंसेंसस बनानी पड़ेगी। देखिए ये ऐसा नहीं है कि केवल एक सरकार, चाहे इनकी हो चाहे हमारी हो, ये अकेली सरकार भर नहीं कर पाएगी। जब तक एक वाइड पॉलिटिकल कंसेंसस पूरी पार्लियामेंट में नहीं बनेगी तब तक ये मामला संभव नहीं है, क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए आपको उसके लिए। जैसे डॉक्टर संजय पासवान जी ने कहा कि आत्मसम्मान का भी मामला है, तो अगर कोई दलित परिवार है पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का उपयोग करता जा रहा है तो उस परिवार को इस देश में कभी भी सम्मान नहीं मिलेगा और दलित लोगों के बारे में लोग एक ओपिनियन बनाना शुरू कर देंगे कि ये आरक्षण इनका एडिक्शन हो गया है। पर जो कॉम्प्लिकेटेड बात ये है कि इसके बावजूद भी क्लास 1 क्लास 2 में 12% से ऊपर दलित का कोटा पूरा ही नहीं हुआ। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बात है और दलित समाज में धीरे धीरे ऐसे तमाम लोग हैं नौकरियों को छोड़ रहे हैं और नौकरी ही हमारा करियर हो सकता है, इसके आगे भी सोचना चाहिए। बिजनेस हो सकता है, प्रोफेशन हो सकते हैं। अगर नौकरी के ऊपर ही कोई समाज अगर निर्भर रह गया तो आने वाले भविष्य में उसका बहुत ही बुरा हालत होगा। जी, तो मैं इसी नोट पर इसको खत्म करना चाहूंगी कि दलित वर्ग भी आरक्षण को अपना एडिक्शन न बनाए, लेकिन राजनीतिक वर्ग भी सामाजिक न्याय के प्रश्न को केवल आरक्षण तक सीमित न कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे चर्चा करने के लिए।